So our next chapter is periodic table and periodicity of the properties. तो देखो इस चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट है. पहले पार्ट में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखेंगे और फिर देयर आर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि पीरियोडिसिटी फॉलो करती है, उनके बारे में स्टडी करेंगे. विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस इफ आई से, तो ये हमारे जेई मेंस के कोर्स में है. ये एडवांस के कोर्स में एज सच पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज नहीं है, बट इसका कुछ कुछ पोर्शन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के नाम पे पूछा जाता है. तो यू मे से कि अभी डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल का एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं होगा, बट वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या जब हम राउंडिंग पढ़ेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी. तो इसलिए फंडामेंटली पूरी बात ठीक से सीखते हुए चलना है. एडवांस लेवल का कंटेंट इसका बाकी चैप्टर्स में आएगा. तो प्रिसाइसली इट इज फॉर जेई मेन सिलेबस. इसलिए क्वेश्चन करते टाइम अपने एक्सरसाइज पैकेजेस में इसको हम लोग जेई मेन लेवल तक डील करेंगे. तो आप देखो, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको एटम का डेवलपमेंट बताया था, राइट फ्रॉम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी टू मॉडर्न एटॉमिक मॉडल. सिमिलर वे पीरियोडिक टेबल भी डेवलप हुई, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स नोन थे, एंड आपको पता है कि नेचर में जितने भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं सब एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू बन रहे हैं. तो दैट मीन्स वी शुड बी अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. बट द प्रॉब्लम इज कि जब एलिमेंट्स का नंबर इतना ज़्यादा है तो हम एक एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज अगर स्टडी करेंगे तो हमें बहुत कम आइडिया लग पाएगा और हम मतलब उतना डिटेल में कंपाउंड से एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे. सो देयर वाज अ नीड कि हम एक क्लासिफिकेशन करें या एक सिस्टमेटिक फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करें, सो दैट हम कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी स्टडी करके बाकी एलिमेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन कर पाए. दैट्स व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग एफर्ट्स लगाए एंड धीरे धीरे मॉडिफिकेशन के थ्रू हम अपने करंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे. तो एज पर योर स्कूल सिलेबस ये सारा कंटेंट हटा दिया गया है, बट क्योंकि कनेक्टिविटी के मुझे आपको सब कुछ बताना होगा तो आपको ज़्यादातर बातें बताते हुए चल रहा हूँ. अब सिर्फ कीवर्ड्स में हम फोकस करते चलिएगा, राइट. सो सबसे पहले प्रोसेस से अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला सेगमेंट जो पीरियोडिसिटी में सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व हुआ, जहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा पीरियोडिक या प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज को कोरिलेट करते हुए स्टडी करी, उसमें सबसे पहला टर्म था डोबर-मेयर-स्ट्राइड रूल. आपको सबसे पहला टर्म यहीं से लिखना है. सो राइट डाउन द फर्स्ट टर्म. दिस इज डोबर-मेयर-स्ट्राइड रूल. राइट डाउन द फर्स्ट रूल. ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बहुत ब्रीफली बस लिखते चलिए ताकि आपको कनेक्टिविटी समझ आती जाए. सो फर्स्ट वन इज डोबर-मेयर्स. अगर आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपके स्कूल एग्जाम के सिलेबस से ये चीज़ हट गई है. अभी करंट ईयर में ये चीज़ हटा दी गई है. फ्यूचर में क्या होगा नॉट श्योर, बट अभी करंट ईयर में ये चीज़ हटा दी गई है. तो पहला रूल लिख रहे हैं डोबर-मेयर-स्ट्राइड रूल. सर स्क्रीन. फर्स्ट वन इज डोबर-मेयर-स्ट्राइड रूल. स्क्रीन. सो फर्स्ट रूल लिख रहे हैं डोबर-मेयर-स्ट्राइड रूल. तो इस रूल के हिसाब से अगर हम कोई तीन एलिमेंट्स ऐसे लिखें जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर, तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसका मास नंबर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होता है. दिस इज द रूल. फर्स्ट रूल आपको लिखना है तो लिखिए. राइट डाउन. इट इज द ट्राइड ऑफ थ्री एलिमेंट्स. It is the triad of three elements. It is the triad of three elements. If arranged in increasing mass number, then mass number of second element is mean of first and third element. Is mean of first and सर आपने दो बार मास लिख दिया वहाँ पर. third element. मास नंबर सर ये मास नंबर क्या है? If arranged in increasing mass number, triad of three elements, if arranged in increasing mass number, then mass number of second element is mean of first and third element. ठीक है. तो जैसे अगर जनरलाइज टर्म में पहले रूल समझाऊं उनका, तो रूल ये है कि अगर हमने तीन एलिमेंट्स लिखे E1, E2 एंड E3,
with their mass numbers as A1, A2 and A3, तो यहाँ पे रूल के हिसाब से A2 की वैल्यू A1 प्लस A3/2 होता है। ठीक है, तो बस इतना कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ये इनका कॉन्सेप्ट था बेसिकली। अब ये चीज़ कुछ एलिमेंट्स में फिट हुई, कुछ में नहीं फिट हुई, प्लस हमारी प्रॉब्लम भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर हम स्टडी भी कर रहे थे तो भी 3 में से एक एलिमेंट की स्टडी करनी पड़ रही थी। So right of 3 elements if arranged in increasing mass number, then the mass number of second element is mean of first and third element. ठीक है, और इन ट्राइड्स में खास बात क्या थी कि इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज थी। ठीक है, so triad of 3 elements if arranged in increasing mass number, then mass number of second element is mean of first and third element and have similar properties. And such elements have similar properties. And such elements have similar properties. इसके बाद सेकंड जो सेगमेंट आया दैट इज रिफर्ड एज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। अच्छा, रूल फेल होने का लॉजिक सिंपल है कि ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे डेवलप नहीं कर पाए या बहुत सारे ट्राइड्स बना नहीं पाए। या जैसे एग्जांपल में लिखना हो तो उसमें जैसे सबसे फिक्स सही एग्जांपल जो फिट होता है दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम मास नंबर इज 7, सोडियम इज 23, पोटेशियम इज 39। तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो कि 7 प्लस 39/2 करेंगे तो 23 आ जाएगा। 7 प्लस 39/2 इज 23। तो इस वजह इस तरीके के अलग अलग ट्राइड फिट किए थे जो काम कर रहे थे, बट इनमें बहुत डेविएशन था। कई जगहों पे एग्जैक्ट मास नंबर नहीं मैच कर रहे थे, ट्राइड भी बहुत सारे नहीं बन पाए, इट वाज ऑफ नॉट मच यूज। बट चूंकि स्टार्टिंग में बताया गया था तो इसको आपको एक आइडिया दे दिया। क्वेश्चन कोई फ्रेम करेगा तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, 3 एलिमेंट देके उनके मास नंबर दिए जाएंगे, अगर वो डोबरमैन ट्राइड रूल फॉलो कर रहे हैं तो मैथमेटिकली A2 की वैल्यू A1 प्लस A3/2 होती है। बस इतना आपको याद रख लेना। बाकी लॉ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आउटडेटेड है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे लिए। सेकंड सेगमेंट के लिए था, दिस इज कॉल्ड न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिख सकते हैं या न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट रूल लिख रहे हैं हम लोग, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भी लिख सकते हैं। सो एज पर दिस रूल अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर में अरेंज करते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है। ऐसा इन्होंने अपने म्यूजिक के कॉन्सेप्ट से निकाला। उन्होंने सोचा कि नेचर जो है वो सिमिलर रूल फॉलो करता है। तो जैसे म्यूजिक में 7th नोट के बाद 8th नोट रिपीट होता है, सिमिलर टू दैट न्यूलैंड्स ऑक्टेव के हिसाब न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव रूल में बताया कि एलिमेंट्स को अगर हम इंक्रीजिंग मास नंबर में अरेंज करेंगे तो एवरी 8th एलिमेंट हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इसका बस रूल लिखना है तो रूल लिखिए। So write down, if elements are arranged in the increasing mass number, if elements are arranged, if elements are arranged in increasing mass number, if elements are arranged in increasing mass number, then if elements are arranged in the increasing mass number, then every 8th element has similar properties to the first element. Then every 8th element have similar properties to the first element. तो जब न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल लिया था, टिल देन इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन। तो इनका जो टेबल हमने फिट करी वो चीज वर्कआउट कर जा रही थी, बट एज वी हैव अवेयर्ड अबाउट द इनर्ट गैसेस और बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो ये चीज वर्कआउट नहीं करी।
और ये आफ्टर एटॉमिक मास नंबर 40 के बाद तो ये वैसे ही वर्कआउट नहीं करता। तो अब जैसे मैं अगर इसको लिख दूँ तो इन्होंने एक्चुअली म्यूजिकल नोट के हिसाब से लिखा था। ये हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, इसी में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑर्डर में तो इनके हिसाब से एकदम पीरियोडिसिटी मैच कर रही है। तो हाइड्रोजन इनर्ट गैस वाज नॉट नोन, सो हीलियम वाज नॉट नोन। सो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इनमें देखिए प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मैच करता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम मैच करता है, लाइकवाइज हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन मैच कर रहा था। तो इट वाज करेक्ट टू सम एक्सटेंट, बट चूंकि ये कैल्शियम के बाद फिट नहीं हो रहा है और इनर्ट गैसेस अचीव होने के बाद तो मेजर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इनर्ट गैसेस अगर इसी में फिट करेंगे तो ये चीज एथ एलिमेंट का रिपीटिशन वाला कॉन्सेप्ट भी यस फिट नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो बस ऑक्टेव रूल था, रूल बता दिया मैंने। अगर कोई पूछेगा रूल क्या होता है तो इट इज एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है अगर हम इंक्रीजिंग मास नंबर में अरेंज करें। फिट क्यों नहीं होगा उसका लॉजिक बता दिया, क्योंकि इनर्ट गैसेस डिस्कवर होने के बाद एथ एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनर्ट गैस जैसे बीच में फिट करेंगे तो वो चीज नहीं फिट होगी। प्लस ये कैल्शियम के बाद इतने सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो थियरी थी दैट वाज एक्सपेरिमेंटल वन। तो थर्ड वन इज कॉल्ड लोथर-मेयर्स अरेंजमेंट या लोथर-मेयर्स कर्व। तो अगला टर्म लिखेंगे लोथर-मेयर्स कर्व। अब ये एक्सपेरिमेंटल वर्क था। जैसे मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था कि पहले जो थियरीज थी वो सिर्फ लॉजिक्स थे या सिंपल प्रेडिक्शंस थे, फिर एक्सपेरिमेंटल आउटकम आया, फिर उसके इंटरप्रिटेशन पार्ट पे पहुंचे। तो वैसे यहाँ पे भी हुआ। सो लोथर मेयर वाज द वन जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करी, और उन्होंने एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स अगेंस्ट मास नंबर प्लॉट किया था। तो सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट लिखो, प्लॉट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम, प्लॉट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस mass number was studied plot of atomic volume versus mass number was studied। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी कि लोथर मेयर ने जो प्लॉट बनाया उसको इंटरप्रिटेशन करने का इनको टाइम नहीं मिल पाया, मतलब ही डाइड बाय दैट टाइम। तो एक साइंटिस्ट थे मैंडलीव्स, उन्होंने इनके कर्व्स को इंटरप्रेट करके फाइनली मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बनाई। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरह स्टोरी हुई। जो एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट रदरफोर्ड थे वो आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो बोहर ने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करी। वैसे यहाँ पे हुआ कि एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो लोथर मेयर थे, उन्होंने पूरा चीज एक्सपेरिमेंटल प्लॉट के फॉर्म में थी, जिसको मैंडलीव्स ने आगे स्टडी किया। तो उनके कर्व पे एक बार ध्यान देना आपको, फिर हम लोग पीरियोडिसिटी पे आते हैं डायरेक्ट। सो दिस इज योर लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर ने देखो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस मास नंबर प्लॉट किया था। यू कैन सी ओवर हियर दिस इज एटॉमिक वॉल्यूम एंड दिस इज मास नंबर। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ये चीज प्लॉटेड है। उसमें देखो हाइड्रोजन और हीलियम जो था वो एक्सेप्शन था, मतलब वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले दो एलिमेंट्स को तो छोड़ना पड़ता है लिस्ट में से, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद के एलिमेंट्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। इसमें देखो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होती है उनकी पोजीशन ऑन दिस कर्व सेम है। जैसे सबसे पहले देखो एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स आर लिथियम, एल्कली मेटल्स आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अभी आगे बनाएंगे तो सीजियम। तो उसमें देखो सारे एल्कली मेटल्स जो हैं वो कर्व के पीक पे आ रहे हैं। सारे एल्कली मेटल्स देखो कर्व के पीक पे नोटिस में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो देखो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में आ रहा है। बेरिलियम देखो जहां से कर्व नीचे आ रहा है वहां आ रहा है,
दूसरा वाला कर्व जहाँ नीचे आ रहा है वहाँ देखो मैग्नीशियम है, तीसरे वाले कर्व पे कैल्शियम से पोटेशियम से नीचे आ रहा है तो कैल्शियम है, फिर स्ट्रॉन्शियम है। तो पीक पे अल्कली मेटल्स, डिसेंडिंग पार्ट में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब इसके बाद असेंडिंग पार्ट देखो, असेंडिंग पार्ट में देखो तो आपको सारे हेलोजेंस मिलेंगे। तो जब हम किसी कर्व के असेंडिंग पार्ट पे जा रहे हैं तो देखो फ्लोरीन मिल रहा है, यहाँ क्लोरीन मिल रहा है, यहाँ ब्रोमीन मिल रहा है, एंड लाइकवाइज। समझ आया? तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है वो इस कर्व पे लगभग सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं, ये खास बात है इस कर्व की। ये चीज आप बस नोट कर लीजिए। जो स्टडी का आउटकम है वो लिख लेना है, ग्राफ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन जो लोथर मेयर ने दिया है वो समझिए। फिर इसको इसका जो लॉ फॉर्म है वो मेंडलीव ने क्रिएट करा, तो लॉ तक जाना है, इसलिए इस चीज को यहीं से स्टडी करना है। तो अगले पॉइंट पे लिखो, तो मैंने लिखा प्लॉट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस मास नंबर वाज स्टडीड। और उसका जो नोटिस है वो लिखना है, तो उसमें लिखो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज elements with similar properties have similar location in the plot, have similar locations in the plot, have similar locations in the plot. So elements with similar properties have similar locations in the plot. अब वन बाय वन नोट करोगे, अगर आप वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलो। सबसे पहले पॉइंट में देखो अल्कली मेटल्स जो है वो पीक पे है, अल्कली मेटल्स एट पीक ऑफ द कर्व। अल्कली मेटल पहचानते हो ना, लिथियम, सर सोडियम। नाइट्रोजन भी तो पीक पर है। हाँ बेटा, सर नाइट्रोजन भी तो पीक पर है, मतलब नाइट्रोजन कहाँ पे? वो नहीं, जो टॉप पीक दिख रहा है, जहां मतलब उस रो के जितने एलिमेंट्स हैं उसके हाईएस्ट पॉइंट तक जाना है। तो हम जैसे लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन करते हो, फिर सोडियम तक पहुंचे। फिर सोडियम से देखो डिक्रीज होना शुरू हुए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, फिर टॉप पे पहुंचे पोटेशियम, जो टॉप पॉइंट है। सर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन नीचे तो है। अब वो डिक्रीज है ना, तो वो एक्सेप्शन है, वो तो बाद में डील करेंगे। अभी जो कर्व्स के पीक है वो नोटिस में लेने। सो लिथियम, लिथियम भी सोडियम। एक्सेप्शन है, हाँ बेटा, लिथियम भी एक्सेप्शन ही हुआ तो कोई लिथियम पीछे ही है नहीं। एक्सेप्शन हुआ, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम। मतलब उतना कार्ब उसने हटा दिया, उसने बोला हाइड्रोजन हीलियम को मत देखो, लिथियम से शुरू करो, स्टार्ट करो। तो लिथियम को टॉप से काउंट कर रहे हैं, तो फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। और आप इतना एक्यूरेटली हाइड्रोजन और हीलियम क्यों होता है? आप इतना एक्यूरेटली चेक क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब बताया गया था तब ये सही लॉ नहीं था ना, अभी तो चेंज होगा ना लॉ। उसका ऑब्जर्वेशन था, परफेक्ट होता तो फिर यही लॉ नहीं चल रहा होता अभी तक। तो जो लॉ है लोथर मेयर ने जो बात बताई है वो समझिए, उसमें फ्लॉ मत निकालिए। फ्लॉ निकालेंगे तब तो वो सही नहीं है, हमें पहले से पता है। वो चीज देखो जो उसने नोटिस करी, ऑब्जर्वेशन ऑफ लोथर मेयर देखना है, ऑब्जर्वेशन ऑफ अपना नहीं बताना है। तो पहला केस क्लियर हो गया कि अल्कली मेटल जो है वो पीक पे हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन में लिखो कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व पे हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स are on descending part of the curve. Alkaline earth metals are on descending part of the curve. Alkaline earth metals अगर मार्क करो तो मैंने लिखा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। इसके बाद इसमें हाइड्रोजन और हीलियम एक्सप्लेनेबल नहीं थे, जो लोथर ने खुद ही मान लिया। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम can't be explained. इतनी बात तो लोथर मैंने अपने लिटरेचर में लिखी कि हाइड्रोजन और हीलियम इस पार्ट से नहीं एक्सप्लेन हो रहा, उसको साइड करके स्टडी करेंगे अलग से। और लास्ट पार्ट में देखोगे तो
हैलोजेंस जो हैं वो अपने असेंडिंग पार्ट्स में हैं. हैलोजेंस आर ऑन ascending part of the curve. Halogens are on ascending part of the curve. So halogens are on ascending part of the curve. ठीक है, these were some observations जो लोथरमैन ने अपनी तरफ से इंटरप्रेट करे, बट इसका इन्होंने कोई बहुत मेजर कंक्लूजन नहीं दिया कि ऐसा कैसे कर रहे हैं. हैलोजेंस लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा ये आपके हैलोजन कैटेगरी है. या इस ग्राफ के हिसाब से लिखें तो केवल ब्रोमीन तक लिखें क्योंकि वहीं तक गिवन है इसमें. क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा ये सब आपके असेंडिंग पार्ट में आ रहे हैं. तो क्वेश्चन अगर लोथरमैन कर्व से आता है तो लोकेशन ही पूछी जाती है. तो अल्कली मेटल एट पीक, alkaline earth metal in descending part, halogens are on ascending parts. हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे एक्सप्लेनेबल नहीं है. ओके, जिन सर ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कोइंसिडेंस में से था या फिर सिमिलरिटीज है, इसके पीछे कुछ साइंस था? हाँ, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज हैं वो सब सेम लोकेशन कर्व पे फॉलो कर रहे हैं. तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को अगर हटा के देखेंगे तो बाकी बातें एकदम फिट बैठेंगी. सर नियॉन आर्गन क्रिप्टन भी तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. क्या बोल रहे बेटा? सर नियॉन आर्गन क्रिप्टन भी सर एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. पैटर्न सब फॉलो कर रहे हैं. मैंने बोला ना, उसने तो अपने हिसाब से तो बोला सारे एलिमेंट्स के लिए चीज ट्रू है, बट कर्व में जो पोजीशन मार्क की जा सकती है वो मैंने आपको बता दी. उसके हिसाब से जो एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज है वो सब सेम लोकेशन पे है. वो तो जनरलाइज रूल है. तो वो तो मैंने सबसे पहले लिखा एलिमेंट्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव सिमिलर लोकेशन इन द प्लॉट. उसके मैंने आपको एग्जांपल्स लिखे, एल्कली मेटल बताया, एल्कलाइन अर्थ मेटल बताया, हैलोजेंस बताया. आप और भी लिखोगे तो और भी फिट हो जाएंगे. सर मतलब नोबल गैसेस भी हो सकती है ना? हाँ, नोबल गैस भी लिख सकते हो. फिर अभी उसका नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाली लाइन भी लिख सकते हो. तो कोई भी लिख सकते हो, सबके लिए वो चीज वर्क करेगी. बोरॉन वाली लाइन लिख सकते हो. तो पीरियोडिक टेबल में इतनी लाइनें सबके लिए फिट होगी, बट वो विद सम डेविएशन. बेसिकली लॉ परफेक्ट नहीं है. अब इसके बाद बेसिकली क्वेश्चन इतने से ही फंसेगा ना हाँ सर? बेसिकली क्वेश्चन इतने से ही फंसेगा ना? हाँ, इसके बाद देखो आप इसी चीज को स्टडी करते हो. मैंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक लॉ जनरेट करा, वो आपको अगले स्टेटमेंट में लिख लेना है. दैट वन इज कॉल्ड मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. तो मैंडलीव्स ने इसी कर्व्स को डिटेल में स्टडी करते हुए एक लॉ जनरेट करा पीरियोडिक टेबल पे. दिस इज कॉल्ड मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. नेक्स्ट हम लिखेंगे मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. So write down physical and chemical characteristics of तो हम लिखे मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. So write down physical and chemical characteristics of the elements. Physical and chemical characteristics of the elements. Physical and chemical characteristics of the elements are the periodic function of their atomic masses. Physical and chemical characteristics are the periodic function of their atomic masses. Are the periodic function of their atomic masses. So physical and chemical characteristics of the elements are the periodic function of their atomic masses. थोड़ा सही कर लीजिएगा. Physical and chemical characteristics of the elements
Physical and chemical characteristics of the elements are periodic function of their mass numbers. Physical and chemical characteristics of the elements are the periodic function of their atomic masses या mass number. ठीक है.